साल भर केवल मुझे मार्च का ही इंतज़ार होता है, बाबा ने कहा था कभी। बाबा न सिर्फ मेरे बल्कि सबके, जिनका गला कभी कबीर को, फैज़ को, पाश को, तो कभी आबिदा परवीन को, और बाज़ पलों में अजीज़ मियाँ और कुमार गंधर्व को गाने की कोशिश करता रहा। और उस गले से बिलावजह हंसने और बेहिचक रूंधने की आवाज़ें भी आती रहीं। बाबा के फ़िक्र ज़िक्र में हमने गांव, गली, नुक्कड़ और खलिहानों की रंगीनियाँ और बेचैनियाँ पाईं। जीवन के कड़वे सच और थकान के भार को वो हमारी माई की तरह अपने आंचल से पसीने की तरह पोंछते रहे। अपने भूसे में हमारे कच्चे आम पकाने का स्पेस हमें देते रहे। सीमेंट की जेलों में मिट्टी के बर्तनों और बोझिल आयोजनों में भड़कीली बारातों की याद दिलाते रहे। बाबा जब गाते हैं तो ताल देने वाले आसमान से प्रकट हो जाते हैं। बाबा जब नाचते हैं तो साथ देने वाले ज़मीन फाड़ कर निकल आते हैं। दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज़ का धारा प्रवाह आद्योपांतीकरण करने के कौशल के साथ बाबा ने इस माह मार्च को 3 बिंबों में समेटा है। पहला 2020 का लॉकडाउन, दूसरा फिल्म मेमोरीज ऑफ मार्च और तीसरा होली। लेकिन इस बार एक बिंब और है, और वो बिंब एक सवाल की शक्ल में आ खड़ा हुआ है। दार्शनिक लाओ त्से और सलारपुर गांव के हमारे चचा जान दोनों ये कह गए कि जो होता है ठीक होता है, पर इसलिए नहीं कि ये कोई सांत्वना है या कोई कॉन्सोलेशन है, पर इसलिए कि ऐसी ही चचा जान और दार्शनिक लाओ त्से की दृष्टि है। वो कहते हैं कि जो गलत है वो हो ही कैसे सकता है, और जो भी हो सकता है वो ठीक ही है। काफ़ी ताओइज़्म है इस बात में। क्या बाबा 3 ताल से जा रहे हैं? आपको सुषमा स्वराज याद आ रही होंगी कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तो बाबा, ताऊ, सरदार और देश दुनिया में बैठे हज़ारों 3 तालियों के साथ शुरू कर रहे हैं आज तक रेडियो पर आपके पसंदीदा पॉडकास्ट 3 ताल का 125वां एपिसोड। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। 125वां एपिसोड आ गया था। बहुत सारे सवालों के साथ आया। सवाल बहुत सारे नहीं हैं, सवाल कमोबेश एक हैं, उनको पूछने वाले बहुत सारे हैं। और वो सवाल इस तरीके के हैं कि क्या बाबा के इस्तीफ़े की खबर सही है आज तक से? अगर ये खबर सही है तो क्या ये इस्तीफ़ा 3 ताल से भी इस्तीफ़ा होगा? और अगर वो 3 ताल से भी विदा ले रहे हैं बाबा, तो उनके जाने के बाद 3 ताल का क्या होगा? क्या 3 ताल बंद हो जाएगा? तो इस पर अपन जितने बादल पहले ताऊ छांट सके, अपन अभी जितना जानते हैं, जितनी जानकारी है उस हिसाब से पहले आप एक बार छांट दीजिए, फिर बाबा को तो जवाब देना ही है। ये सवाल तो मतलब बहुत दिनों से मेरे दिमाग में कौंध रहा है, जब से बाबा और मेरे बीच में मैं मतलब कितना स्वार्थी भी हूँ और कितना 3 तालिया मैं खुद हूँ कि जब ये सवाल आया कि बाबा ने कुछ प्रस्ताव रखा मेरे सामने, तो मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया कि सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो चल सकता है, 3 ताल का क्या होगा? क्योंकि इसमें हम शुरू से साथ हैं, है ना। मैं जो कर रहा हूँ या बाबा जो कर रहे हैं अभी तक यहाँ पर, वो पहले भी कोई कर रहा था, तो वो हो रहा था। 3 ताल में को हमने क्रिएट किया है, तो फिर क्या है कि क्या होगा 3 ताल का? ये सवाल मेरे दिमाग में कौंधा भी, और इसका जवाब मेरे पास सिर्फ एक था कि 3 ताल नहीं होगा, क्योंकि बनता नहीं है। जब बाबा से चर्चा की तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा क्यों होगा, कोई नया तरीका ढूंढना चाहिए। और पर मेरे मन में ये था, है भी, अभी भी है, कि 3 ताल कभी उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। जो हम 3 लोग घर से, जब हमने कोविड के दौरान किया, फिर दफ्तर में किया, हमने शुरुआत दफ्तर में की थी, तो ये मैं सोच रहा था कि बंद कर दूं। अब क्या करना है, और अच्छा रहा है, मतलब
मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। 125 एपिसोड, 124 तो डेफिनेटली ज़बरदस्त। और ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मैं यहाँ इधर बैठ के अपनी बकरपंथी करता हूँ। वो उन सारे पत्रों में जो प्रेम उड़ेल कर लोग भेजते थे और जो बातें लोगों में होती थी, जो बेबाक बुधवार में आते थे, उन सबको मिलाकर यह स्पष्ट था कि तीन ताल का एक परिवार है और तीन तालिया लोग इस देश में हैं और बहुत सारे हैं। इस कार्यक्रम में कोई स्पॉन्सरशिप फलाना ठिकाना अभी तक नहीं हुआ। सब कुछ तीन ताल का ऑर्गेनिक था, उसकी ग्रोथ ऑर्गेनिक थी। हमने उसको ऑर्गेनिक तरीके से शुरू किया था। तो ऑर्गेनिक जब कुछ होता है ना, तो उसका एक एंड डेट भी होता है, ठीक है। और मुझे लगा कि फिर ये अगर बाबा असमर्थ होंगे ये करने में, क्योंकि बाबा एक अलग संस्थान में काम करेंगे, उसके बहुत आजकल के ज़माने में उसके बहुत मायने हैं और बहुत उसमें कोचरपंथी है, तो ये था कि बस इसको यहाँ पूर्ण विराम दे दिया जाए। इसे खूबसूरत मोड़ पर ले ही आए हैं तो छोड़ना अच्छा। पर एक विचार यह भी है, और बाबा इसका समर्थन करते हैं, कि तीन ताल अब हमारी नहीं रही, तीन ताल अब तीन तालियों का है। तो ये डिसीजन उन पर छोड़ देते हैं, और कैसे होगा वो हम आगे बात करेंगे। बाबा, मार्च का महीना है आपका पसंदीदा, होली आ रही है जो आपका पसंदीदा त्यौहार है, और आपने ये कहा था एक बार कि होली के जश्न के बाद शाम आते आते आप उदास हो जाते हैं। होली के पहले ही तीन तालिये, कल बेबाक बुधवार में भी हमने देखा, जो चिट्ठियाँ आई हैं भी आप सुनेंगे उनको, और यहाँ आज ये 125वां एपिसोड रिकॉर्ड करते हुए वो महसूस भी हो रहा है। जनता जवाब चाहती है। जवाब कुछ है नहीं, जवाब देने की स्थिति नहीं है, साहस नहीं है, मनोबल नहीं है। और क्योंकि ये सही है, पहली खबर कि मैं इस संस्थान से त्यागपत्र दे चुका हूँ। गुरुवार का दिन है और हम तीन ताल रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल शुक्रवार यानी जुम्मा मेरे कामकाज का इस संस्थान में आखिरी दिन होगा। कल के सूर्यास्त के बाद मैं इस संस्थान में दाखिल नहीं हो पाऊंगा, या दाखिल होऊंगा तो अतिथि की हैसियत से, जिस हैसियत से मैं इस संस्थान में हूँ उस हैसियत से नहीं, कर्मचारी नहीं रहेंगे। तो अब जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ, शायद कुछ और कर रहा होऊंगा, तो सब कुछ जस्टिफाइड लगता है। हर चीज़ के लिए दिमाग अपनी वेदिका पे तर्क के चैले लगा करके उनको आग दे लेता है। बस एक चीज़ का जवाब पिछले 3 महीने में खोज नहीं पाया हूँ, वो ये है कि मैं तीन तालियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज तीन ताल रिकॉर्ड करने के लिए आने से पहले तक मैं केवल एक ही विचार से लगातार लौटा रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो कि मैं आज भाग जाऊं और स्टूडियो में दाखिल नहीं हो पाए। तो बहुत मुश्किल काम है। एक बिल्कुल, ये मतलब बहुत मुश्किल काम है, इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल था हमारा और ताऊ का 2 घंटे निकाल करके फ़ोन साइलेंट करके किसी भी कार्य दिवस में बैठ करके कुछ रिकॉर्ड करना। जिस तरह का दायित्व यहाँ पे हमारे पास रहा है, उसकी जिस तरह की व्यस्तता है, और जितना बड़ा दायित्व, जितना बड़ा दायरा ताऊ का है, उसकी जो अपनी व्यस्तता है,
उसमें 2-2.5 घंटे केवल रिकॉर्डिंग के लिए दिन के वक्त जब खबरें पिस के बोरी में गिरते गेहूं के पिसान की तरह अनवरत झर रही हों, ऐसे समय में आप 2-2.5 घंटे निकाल के और सब चीज़ों से खुद को काट के कुछ रिकॉर्ड करें, बहुत नामुमकिन सा एक परिकल्पना थी। लेकिन ये परिकल्पना शुरुआत में जब आई और फिर मनदीप भाई और आप दोनों लोगों ने पुश किया कि नहीं, थोड़ा हिम्मत कीजिए, हो जाएगा। वहाँ से 3 ताल की शुरुआत हुई। 3 ताल अभिमन्यु की तरह बड़ा हुआ बच्चा है, जिसने सदियों में होने वाली सबसे बड़ी आपदाओं में से एक के बीच लोगों के साथ कौतुक चर्चाएं की हैं। ऐसे समय में कौतुक चर्चाएं की हैं जब ये पता नहीं होता था कि अगले शनिवार की रिकॉर्डिंग के लिए हम तीनों होंगे कि नहीं। कठिनतम समय में हमने उत्साह, आनंद और हास्य इनको बनाए रखा। तो अभिमन्यु की तरह है, और अभिमन्यु तो फिर भी बहुत राजसी जीवन जिया। अश्वत्थामा की तरह। अश्वत्थामा की परवरिश बहुत कठिन थी। द्रोणाचार्य की पत्नी जब अश्वत्थामा दूध मांगते थे तो आटे को पानी में घोल करके अश्वत्थामा को पीने के लिए देती थी। इतनी कठिन परवरिश अश्वत्थामा की रही। 3 ताल अश्वत्थामा है हमारे समय का, इसकी परवरिश वैसे हुई। फिर धीरे धीरे स्टूडियो बना, माइक खरीदे गए, बहुत सारी चीज़ें खटकरम होते गए। 3 ताल वैसा ही फक्कड़ बना रहा, चलता रहा। 125वें सोपान तक आ गए। 100 जब हुआ तो अचानक से आभास हुआ कि जो खेलती रहे, ये जो खेल रहे थे अभी तक और जिन पर टुमक चरित रामचंद्र जैसे पद लिखे जा रहे थे, वो जनकपुरी पहुंच गए हैं, वयस्क हो गए हैं और उन्होंने 100 के धन को ध्वस्त कर दिया है। 100 एपिसोड का जो सुख था, शिट जस्ट गॉट सीरियस। तो वो एक बड़ा मेजर, तो वो मेजर रियलाइजेशन था अचानक से। और ये मुझे लगता है कि हम बाप नहीं बने, लेकिन कई बापों की जिंदगी में ये दौर आता होगा जब उनको लगता है यार बच्चा बड़ा हो तो बड़ा हो गया। आज मेरा जूता पहन के दोस्त की शादी में गया है, बड़ा हो गया। तो वो आभास होता है। लेकिन जैसा कि इस राम कथा में इंगित है, वर्णित है, जनक के देहरी पे धनुष भंग के बाद वनवास का प्रसंग आता है। तो अब वन गमन की बेला है और सच में कोई हिम्मत और कोई हौसला है नहीं कि मैं लोगों को किसी भी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करूं, क्योंकि पता है आप दोनों लोग तो विक्टिम हो गए, एक्यूज मैं हूं। इस त्रिवेणी को जिसमें यमुना और गंगा दोनों बह रही हैं, मैं वो सरस्वती हूं जो सूख गई है। तो अब संगम को त्रिवेणी कहना जो है वो बहुत उचित नहीं रहा, अब युग्मक हो गया है, त्रिवेणी नहीं रहा है। तो हजारों श्रोताओं और 2 सहचरों के बीच में अगर कोई एक अकेला व्यक्ति इस अपराध बोध के साथ में अपना बाकी का जीवन जिएगा कि उसने 3 ताल की हत्या की है, तो वो मैं हूं। तो ये मैं दुशासन, आपको प्रायश्चित का मौका दिया जाएगा। हाँ, मैं बस यही कह रहा था कि इस सारे वनवास के बाद में हो सकता है कभी अवध में दिवाली हो। अवध में दिवाली होगी, इस उम्मीद के साथ वनवास पे जाने दीजिए। और वनवास पे जब जा रहे हैं तो एक कथा ये याद आ रही है
आज मैं बोल रहा हूँ, जी जी। मैं वैसे भी बोलता ही हूँ। हमारी टीम में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर अब 3 ताल का क्या होगा, 3 ताल क्या अब 45 मिनट का हो जाएगा क्योंकि 2 घंटे तक बोलेगा कौन इतना लंबा लंतरानी कौन सुनाएगा। तो कई बार क्या होता है कि हमारी आजी हमसे सुंदरकांड सुना करती थी मंगल शनिचर जब मैं उपलब्ध होता था, या बाकी दिनों में वो रामायण जहाँ पे पढ़ रही होती थी और मैं अगर किसी अवसर की वजह से गांव गया हुआ हूँ या वो हमारे घर आई हुई हैं बरेली, तो वो जहाँ पढ़ रही होती थी, जहाँ पे माचिस रखी होती थी रामचरितमानस के बीच में, या अगरबत्ती का सीका रखा होता था बुक मार्क के तौर पे, वहाँ से फिर वो हमसे पढ़वाती थी। बच्चा पढ़ेगा तो हम पढ़ के सुनाते थे। आजी की को रामचरितमानस और कोई बच्चा नहीं घर में सुनाता था, हम सुनाते थे। लेकिन फिर हम बड़े होते गए और एक समय ऐसा आया कि कई कई साल आजी से मिलने का अवसर ही खत्म हो गया। आजी को इस बात का संताप रहा कि एक बच्चा जिसका भक्ति में मन लगता था, अब वो हमको रामायण नहीं सुनाता है। लेकिन वो बच्चा अगर रामायण सुनाने के कर्तव्य से विमुख होकर वन गमन पे नहीं निकलता तो वो बच्चा 3 ताल तक नहीं आया होता। कई बार कुछ बनते, सृजित होते, सुंदर होते, उदित होते को छोड़कर कहीं और चल पाना तात्कालिक रूप से दुखदाई होता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से उसके अपने अलग आनंद हैं। और ये आनंद कालांतर में हमारी आजी को भी रहे, जब उन्होंने जाना कि ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, इनकी यहाँ चर्चा हुई, इनका लेख इस अखबार में छपा, ये दिल्ली में ये कह रहे हैं, वे कह रहे हैं, ये रेडियो में आवत हैं, तो उनके दूसरे तरह के सुख थे। तो मुझे लगता है कि आज तक रेडियो कहीं नहीं जा रहा है। ये केवल ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम जा रहे हैं इसलिए ये बात कही जा रही है। इसके ऊपर पिछले कुछ समय से ताऊ से चर्चा हुई है कि इसको एक बार रिव्यू करना चाहिए, इसको एक बार रीशेप करना चाहिए, इसको एक बार रीअलाइन करना चाहिए। व्हील बैलेंसिंग चेक करने का टाइम आ गया है। तो जौन जौन सुझाव आज आई हैं, जौन जौन बात आप सब बताई हैं, उन बातों, उन सुझावों और उन समीक्षाओं, विश्लेषणों, आलोचनाओं के आधार पे पुनश्च कुछ गढ़ा जाएगा। 3 ताल नाम और मग्गा दोनों ही धरे, ये कतहु जाए ना ही रहे। काफ़ी अरविंद केजरीवाल वाली फील आ रही है ये कहते हुए कि आप जो कहेंगे, आप जो सुझाव सलाह देंगे, हमें सुनने वाले 3 तालिये जो कहेंगे, आप वो सुझाव सलाह हमें भेजिए और उसके आधार पर फिर हम एक मंथन करेंगे बैठ करके, मैं और ताऊ, कि क्या किया जाए अब 3 ताल का। तो अभी कोई घोषणा नहीं है, क्यों ताऊ? अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि हम जारी हैं या बंद हैं। ये हम ब्रेक ले रहे हैं फिलहाल। हाँ, ये ब्रेक लेंगे। इनफैक्ट हम आप लोग सभी जो 3 तालिये हैं वो सुझाव भेजें कि आगे क्या करना चाहिए। ये तो बहुत ही क्लियर है सबको कि बाबा को कोई दूसरा बाबा नहीं बदल सकता, है ना। तो बाबा को दूर बैठे देखते हुए क्या कोई आदमी को यहाँ बिठाना चाहिए, हम 2 को रहना चाहिए या नहीं ही रहना चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन तो मैं यही देता हूँ कि नहीं ही रहना चाहिए। पर इतने सारे लोग अगर सुनते हैं तो क्या वो जैसा सलाह देंगे तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। बाबा को तो हम बीच बीच में घसीट कर लाएंगे ही। बाबा को प्रायश्चित करने का जो इनको जो भी गिल्ट हो रही है ना, उसका कफारा तो तभी होगा। पर वो कैसे होगा ये सब अभी हम लोग बिल्कुल स्पष्ट नहीं है उसके बारे में। हमने तो 3 ताल के बारे में हमारे जो विधिक सलाहकार मित्र हैं
उनसे चर्चा की और उन्होंने भी ये कहा कि इसमें अड़चनें इस तरह की भी हैं कि कंटेंट में कोई बात मैं कहूँ कह जाऊँ दूसरे संस्थान में रहते हुए और उसको लेके कोई लीगल इशू खड़ा होता है, तो उस सूरत में उसकी ओनरशिप किसकी होगी ये बहुत डिस्प्यूटेड रहेगा और दो संस्थानों के बीच ये बहुत सारी झांझाओं की वजह बन सकता है और मारे हम अभिमन्यु की तरह जाएंगे उसमें, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा संकट था, वरना मेरा ये बहुत विचार था कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ उनसे कम से कम ये छूट ले लूं कर लूँ कि भाई 3 ताल करे। हाँ, दूसरा उसमें एक प्रैक्टिकल संकट ये था कि एक हफ्ते में 4 घंटे एक संस्थान से निकल के दूसरे संस्थान के कार्यक्रम में जाना, क्योंकि 1-1.5 घंटा आने जाने का और 2.5 घंटा कम से कम रिकॉर्डिंग का भैया, तो यहो जौन है आसान रहा नहीं। नहीं ठीक है, मतलब वो बेबाक बुधवार में तो खुला ही रहता है। और आपने कहा कि 125वां एपिसोड आपका और बहुत सारी चिट्ठियां हैं, इसलिए आज कुछ एजेंडा नहीं है बाबा बात करने के लिए, क्योंकि अब मतलब एजेंडा रख के भी क्या करेंगे, चिट्ठियों से ही एजेंडा निकलेगा और उसी में जो बातें हैं मतलब हर चिट्ठी के बाद आप कहते रहिएगा ताऊ आप भी जो भी। पर ये मार्च का पहला एपिसोड है और हमने अपने पहले एपिसोड से एक प्रथा बनाई है ज़हीर आलम और अल्ताफ़ राजा साहब को याद करने की। तो मार्च का पहला एपिसोड है, तो उसकी पंक्ति ये है कि कितना हंसी ज़माना आया था मार्च लेकर, राहे वफ़ा पे तुम थी वादों की टॉर्च लेकर। और बाबा के लिए है कि क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आकर। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। पहली चिट्ठी रोहित सिन्हा की है और ये बॉम्बे से है, ऑडियो चिट्ठी है, मैं सुनवा रहा हूँ। बाबा ताऊ और सरदार को प्रणाम। मैं रोहित सिन्हा बॉम्बे से। पिछले शनिवार थोड़ी विलम्ब हो गई थी, जिसके कारण 3 ताल मोहल्ले में मारकाट मच गया। मैंने भी खाना छोड़ दिया था। धीरे धीरे फिर मैंने गुस्सा शांत किया, बट फिर दिमाग में आया कि आपने विलम्ब की बट आपने एपिसोड मिस नहीं किया। ऐसे 10-12 एपिसोड 10-12 पॉडकास्ट में सुनता हूँ जिन्होंने साल के अंतिम हफ्ते में अपने पॉडकास्ट को बंद रखा था, तो इस हिसाब से तो आप उन सभी से बेहतर हैं। बट ये हमारा प्यार है जो आपके विलम्ब के कारण हमें व्याकुल बना देता है, तो लेट मत किया कीजिए प्लीज। बाकी यूक्रेन और रशिया के युद्ध को अब 1 साल हो चुका है और कोरोना का खतरा भी थमा सा लग रहा है और होली भी आने वाला है, तो हमारे इंडियन संस्कृति के हिसाब से हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ आने वाला जो 1 साल है वो हमारे लिए अच्छा रहे। बाकी बाबा ताऊ सरदार बताइए आप लोगों का लेटेस्ट ईयर वर्म कौन सा है। लास्ट वीक ताऊ के तरफ से उर्दू में लेटर सुन के बहुत अच्छा लगा। दिमाग में आया कि आजकल मेरा ईयर वर्म चल रहा है। एक कराची के युवक हैं, उनका नाम खालिल बिगरान, उनका एक गाना है कहानी सुनो। सो जो भी बॉर्डर के उस पार सुन रहे हो, मेरे तरफ से अर्जा पेल प्यार खालिल भाई को। बहुत ही अच्छा गाना है। इसी तरह आप तीनों स्वस्थ रहें और 3 ताल रिकॉर्ड होता रहे और हर संडे सैटरडे खिचड़ी के साथ हम आनंद ले सकें उसका, इसकी आशा के साथ जय हो। इन्होंने एक सुधार बाद में टेक्स्ट में किया कि वो गलती से खलील गिब्रान उन्होंने कह दिया है, कैफी खलील नाम है सिंगर का जो कराची के। अच्छा, ईयर वॉर्म इन्होंने लेटेस्ट पूछा है, आप क्या सुन रहे हैं। मैं तो जफ़ाओं पर मलाल आता है सुन रहा हूँ, अजीज़ मियाँ का। ये क्या है? अजीज़ मियाँ का है ना, जफ़ाओं पर मलाल आता है। अच्छा हाँ। क्या सुन रहा हूँ? बहुत कुछ सुन रहा हूँ, बहुत कुछ। ईयर वॉर्म कुछ नहीं है। ईयर वर्म आजकल जो चल रहा है वो एक्चुअली किशोर कुमार का एक गाना है, जिस दिल में प्यार ना हो उस दिल में क्यों रहूं। तो वो बार बार घूम फिर करके आ जाता है। और अभी जब से मैं बैठा हूं तब से एक चिट्ठी है मेरे सामने। सवाल तो ये है ना कि जिस दिल में प्यार है उस दिल का क्या करूं। जब से मैं बैठा हूं मेरे सामने एक चिट्ठी है जो मैं पढ़ूंगा आगे चल के। उसमें जो शुरुआत है वो एक गज़ल का हिस्सा है, पर वो गाई है गुलाम अली साहब ने। अच्छा। तो अब वो ट्यून तब से बना हुआ, मैं तब से बैठा हुआ हूँ और वो हारमोनियम बज रहा है। हाँ, जब बाबा बोल रहे थे
तब तक मैं बाबा को सुन रहा था, फिर सडनली वो हारमोनियम बजने लगा। बजा दीजिए। इसलिए मैं इसको पलट लेता हूँ। उस पर नज़र जाती है तो फिर लौट जाती है उधर को भी नज़र। क्या सुन रहे हैं बाबा? हम कोक स्टूडियो बांग्ला का सीज़न 2 आ गया है, तो हम उसमें अरज गए हैं। और ये जनवरी और फरवरी में थोड़ा सा ब्रेक लिया था बांग्ला से, और वापस से कुछ सूफ़ी और ये सब सुनना शुरू किया था, लेकिन अभी वापस उधर चले गए हैं। हम सुनने वाले कम हैं, हमारी आदत ही बोलने की है। सुनते नहीं है किसी की। तो देख लेकिन बहुत कुछ रहे होते हैं, देखने का बड़ा ताब है। लीडिया पोएट करके एक सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे है, 6 या 8 एपिसोड की। और यूरोप में एक महिला है जिसने कि लॉ में ग्रेजुएशन कर लिया है, और वो बार में रजिस्ट्रेशन कराती है डिग्री के बेसिस पे, लेकिन जब वो दलील के लिए जाती है तो उसको कहा जाता है कि आप जिरह नहीं कर सकती, आप तो महिला हैं। ये उस दौर की कहानी है जब महिलाओं को वकालत पेशे में शामिल होने का राइट नहीं था। ये था कि ये औरतों के बस की और उनके हक की बात नहीं है, उनके लिए और तरह के काम है। आप पढ़ना चाहती थी, आपने पढ़ लिया, आपको इतनी गुंजाइश मिल गई। लेकिन वो अपने भाई के साथ बहुत सारे केसेस को रिजॉल्व कर रही है, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नाम एक बार फिर से बता दीजिए। लीडिया पोएट, कमाल की सीरीज है, देखिए ज़रूर, देख डालिए। ठीक है, अगली चिट्ठी फिर से एक ऑडियो चिट्ठी है, और कहानियों का शेरलॉक लिखने वाले का नाम है। वाह। नमस्कार दोस्तों, जूम वाले एपिसोड में 3 ताल को सुनकर ऐसा लगा कि सरदार ने टेक्निकल इश्यूज के बहाने पूरी लिबर्टी ली है बाबा की बात काटने में। पूरी 3 ताल की हिस्ट्री का बदला ले लिया सरदार ने। इतना फनी लग रहा था, ऐसे बाबा सेटअप मारते, पंचलाइन जैसे ही मारने के होते, सरदार बीच में आ जाते, बहुत ही मजा आया। आज का किस्सा 3 ताल के झोले को लेकर है, या आज की जेनजी की भाषा में कहा जाए इट्स अ टोट बैग। लेकिन टोट बैग थोड़े न कई वही का झोला है। तो हुआ क्या, देखिए 26 जनवरी को छुट्टी थी। हम अपने कुछ विदेशी दोस्तों को महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में हेरिटेज वॉक करा रहे थे। वहीं अपना 3 ताल का झोला लिए। झोला इतना सुहाना था कि सबकी नजर उस पर ही जा रही थी। 3 ताल का झोला लेकर हम अपने घर वापस आ रहे थे। मेट्रो में बैठे बैठे सोचा कि यार अगली सुबह किसी और शहर में देखते हैं। तो रात को 9 बजे बुक कराई गई एक ट्रेन टू देहरादून। कोई कपड़े लत्ते कुछ नहीं थे। और सबसे मजेदार बात, हमने सोचा आओ इस बेरंग की जिंदगी में और थोड़ा रंग भर दिया जाए। तो हमने एक ट्रैक का गाइड भी बुक करा लिया, नाग तिब्बा ट्रैक। अब सुबह ग्रुप के साथ हुए तो सब देखकर ही हैरान, यार इतना बड़ा बैग हम सब लेकर आए हुए, ये महाराज एक झोले में ही आ गए ट्रैक करने। देखिए आजकल 5 लोगों को जोड़ने की श्रृंखला चली हुई है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपना टारगेट ओवर अचीव कर दिया है। मैंने कम से कम नहीं तो वहां 15 लोग जोड़ दिए होंगे। इतना बढ़िया जोड़े कि बाद में आके जब हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना कि सब लोग एक दूसरे की फोटो शेयर कर सके, तो उस ग्रुप का नाम भी 3 ताल रखा गया। तो अपना समिट जब सुबह जा रहे थे, हमने वही वॉकिंग शूज पहने हुए थे, हर एक कदम पे फिसले जा रहे थे, लेकिन झोला एकदम डट के हमारे साथ खड़ा था। ट्रैक पे हमारी बेतैयारियों से काफी परेशानियां हुई, लेकिन उसी में तो मौज है। ऐसी तो बेहतरीन कहानियां बनती है। तो जोड़ घटा के देखा जाए तो सब प्लस नहीं रहा। मैं बाबा ताऊ सरदार आपको बता देना चाहता हूँ, ये 3 ताल का झोला ना स्टेटस सिंबल बन चुका है मेरे लिए। अब ये इसने मेरी कूलनेस में उतना ही इजाफा किया है जितना राहुल गांधी की आई हुई दाढ़ी ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहानियों का शेरलॉक है, और एकदम इन्होंने कहानियों के शेरलॉक की तरह ही सुनाया भी। और उन्होंने रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की, तलफ्फुज़, उतार चढ़ाव सब उतार कुछ। चढ़ाव पूरा उनका theatrics। और बहुत अच्छा है। और हमने कहा और एकदम कनपुरिये लग छपा रहा है हुआ है। हमको ये। एक और बात है, आप- वो जो 15 लोग जो नए इन्होंने रिक्रूट किए हैं, उनको ये सुनते हुए तो आज का एपिसोड सुनते हुए थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है गूगल पॉडकास्ट पे या पुराने स्पॉटिफाई, यहाँ सुन वहाँ, सकते हैं। अनसब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। अभी पहले बता दीजिएगा कि क्या करना चाहिए, फिर क्योंकि हम एक बार ये अनाउंस करने तो कम से कम एक बार जरूर आएंगे कि क्या करने वाले हैं। और अगर आपने कहा कि चलाओ, फिर जैसा बताओगे वैसे चलाएंगे। और 3 ताल को अगर
आपने अभी सुनना शुरू किया है तो अनसब्सक्राइब करने से पहले आपको 1.5-2 साल बीत जाएगा सारे एपिसोड निपटाने में। दूसरा क्या है कि ये सारे 125 एपिसोड, जैसा कि पिछले पत्रों में हमारे 3 तालियों ने कहा कि ये कभी ना पुराने होने वाली इतिहास की उद्घटित घटनाओं के कोलाज हैं और इनका मूल्यांकन आज नहीं, अब से 1, 2 या 3 दशक बाद होगा। तो इन चिरंजीवी एपिसोड्स की जो महत्ता है, और आप यकीन मानिए आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद मैं तो कम से कम 3 ताल के किसी भी रैंडम एपिसोड को प्ले करते हुए उतना ही आनंद ले रहा हूँगा जितना कि उसको। ये आइडिया मेरा भी है कि मैं 1 से शुरू करूं, और क्योंकि बहुत कुछ, क्योंकि अब ताऊ मैं खुद पे हंसना चाहता हूँ। हाँ, बक रहा था जुनून में क्या क्या कुछ है। रिटायरमेंट प्लान है मेरा भी। तो मैं भी तो समझूं कि क्या बक रहे थे इतने दिनों से। तो अभी तो 150-125 एपिसोड तो हैं ही, उसके लिए 125 हफ्ते तो चाहिए ही। 3 ताल मुझसे कह रहा है कि थक गया मैं करते करते याद तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ। सारे 3 तालिये आपसे कह रहे हैं दबा के चल दिए। अगली चिट्ठी है अजीत कुमार की, अहमदाबाद से, ऑडियो चिट्ठी है ये भी। कुलदीप मिश्रा जी, माननीय आनंद जी, कमलेश किशोर सिंह जी, जय हो। काफ़ी दिनों के बाद जो है ये ऑडियो चिट्ठी भेज रहा हूँ और अच्छा चल रहा है। आपने कमलेश जी जो एक बात की थी NJV अल्फ़ाबेट की, कि इसकी जो लिपि है और जो सब कुछ अल्फ़ाबेट है, एक मराठी ने लिखा था, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नारायण जगन्नाथ वैद्य जो है वो जब सिंध जो है मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, तब जो है सिंध में आए थे एजुकेशन ऑफिसर, और उन्होंने काफ़ी वहाँ काम किया था। 1855 में एक स्कूल भी गवर्नमेंट का बना था, पहला NJV, जो बाद में उनके नाम से, नारायण जगन्नाथ वैद्य के नाम से वो बना है। और मैंने भी वहीं से जो है ना अपने 10वीं पास की, जिसे हम पहले जैसे मैट्रिक कहते थे 10वीं तक, तो मैट्रिक पास किया था। दूसरा जो है आपको जो के सुझाव वगैरह का 3 ताल अच्छा चल रहा है, सब सही है। बाकी आगे देखें क्या होता है, कि क्या अनाउंसमेंट होता है। जैसे अभी बेबाक बुधवार में अपना कुलदीप जी आप भी कह रहे थे और पानी जी आप भी कह रहे थे कि कोई अनाउंसमेंट होगा, क्या होगा, व्हाटएवर जो भी होगा। अब तो हम जो है ना कमलेश की जी तरह किसी चीज़ पे जो है ना हाथ नहीं होते, बस लाइफ को एंजॉय करना, एंजॉय करते जो भी हो, जैसे भी हो। जैसे रोड पे मैं जाता था तो बहुत गुस्सा आता था कि सिग्नल क्यों तोड़ रहा है, गलत क्यों चल रहा है, लेकिन अब हर चीज़ को देख के मुस्कुरा देते हैं। आता है ऐसा नहीं, लेकिन उसका इजहार नहीं करना पड़ता, ना गालियाँ बकनी पड़ती है, ना कुछ बोलना पड़ता है, बस ठीक है ये भी चलता है, एंजॉय करो, कौन कैसे चल रहा है क्या है। हर आदमी जो है, हमारे गुरु कहते हैं, अपने स्वभाव के वश है, बस में है। जैसा जिसका स्वभाव होगा वैसा ही उसका आचरण होगा। बाकी जो है अब कोई चीज़ जो है हमें ना दुखी करती है ना खुश करती है, बस एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, मज़े आ रहे हैं। और 3 ताल हमें ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जो है पुरानी भूल चुके हैं। जैसे आपने पेट्रोमैक्स का जिक्र किया था एक बार, बिजली जाने का, तो हमने वहाँ पे कराची में बहुत झेला है ये। और गांव में तो खैर बिजली हमारे मिट्टी में बाद में आई थी 80s के बाद, तो मतलब 85 के अराउंड। तो अर्ली जो है अपना लेट 70s और अर्ली 80s में जो है हमने पेट्रोमैक्स वगैरह ये सब चीज़ें जो है देखी हैं। और जो भी चीज़ है, मतलब कि अभी एक बेबाक बुधवार में हमारे एक 3 तालिया कह रहे थे कि हम ये कहना चाह रहे हैं, मतलब हमारा वो मन नहीं है अभी, यही है कि हमें पुरानी बातें, पुराना नॉस्टैल्जिया कभी याद आए। हालांकि मैं इतना जो है वो माजी के उसमें रहने के उसमें नहीं हूँ, ना ही खुश होता हूँ कि जो चल रहा है वो अच्छा है, अच्छा ही होगा, फ्यूचर की परवाह है नहीं, अच्छा ही आएगा। जब ये अच्छा गुजर रहा है तो आगे का भी अच्छा गुजरेगा। और जो है बाकी कमलेश जी, बस यही कोशिश होती है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि चीज़ों को विजुअलाइज करो, एंजॉय करो, उसको अपने अंदर नहीं लो, तो वही प्रैक्टिस जारी है। और मेरे ख्याल में हमारे गुरु भी यही कहते थे। जो मैं एक सत्संग में पहले जाता था वहाँ पे, अभी यहाँ नहीं जा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ किसी कारण की वजह से, टाइमिंग सेट नहीं हो रही है इस तरह। लेकिन और कुलदीप जी आपका तो ख़त पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। भाई मेरी मजबूरी है कि मैं हिंदी लिख नहीं सकता, उर्दू आप पढ़ नहीं सकते। और कमलेश जी आपने अच्छी उर्दू पढ़ी थी,
और मैं भी सोच रहा था कि आपको मेल करूं उर्दू में लिखा हुआ खत, लेकिन मुझे पता है आप कितने बिजी हैं। मैंने आपको 100वें एपिसोड में भी देख लिया था और मुझे आइडिया हो रहा है कि ये आज तक डिजिटल जो है सारा कुछ आपका ब्रेन चाइल्ड लग रहा है मुझे, और आप ही इसको आगे देख रेख करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत बिजी हैं। और 3 ताल के लिए तो मतलब आपको स्पेशल समय निकालना होता है, बल्कि आप तीनों को, ऐसा नहीं, आपके और भी असाइनमेंट्स हैं, कुलदीप जी के भी हैं और पानी आनंद जी के भी हैं। वैसे कमलेश जी, मैं आपको एक मशवरा दूंगा, टाइम निकाल सकें तो कभी कभी कोई आर्टिकल लिख दिया करें और शेयर कर दिया करें। आपका सटायर भी अच्छा है, लाइक वसतुल्ला खान और मोहम्मद हनीफ की तरह, जिनको उर्दू में मैं पढ़ता हूँ और काफ़ी इंजॉय करता हूँ। जय हो। जय हो अजय। जय हो अजीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आर्टिकल वैसे ताऊ लिखते हैं, वो थोड़ा मतलब रेगुलर नहीं लिखते हैं, indiatoday.in पे अंग्रेजी में लिखते हैं ज़्यादातर। वक्त नहीं मिलता, ये सच है। बाबा जो बोले ना कि अभी इन्होंने बोला तो याद आया कि ये भी चमत्कार है कि हम 3 घंटे, बाबा को मुझसे एक ही शिकायत रही है, इनफैक्ट ये जब भी सलाह देते हैं मुझे, इनको भी पता है कि पसंद नहीं आ रहा फिर भी दूंगा, ठीक है, वो ये है कि आप मोबाइल फ़ोन ना थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया करो। और वो इसी कार्यक्रम में होता है कि हम 3 घंटे तक दफ्तर में रहते हुए, काम के वक्त, खबरों के बीच उससे दूर रहते थे। 3 ही अवसर हैं जिसमें ताऊ तो खास तौर पे मोबाइल नहीं देखते हैं, मोबाइल पे नहीं होते हैं। एक 3 ताल, एक सोना और एक स्नान। बाकी मुझे पक्का यकीन है कमोड पे भी हाथ में मोबाइल रखते होंगे। हाँ, वो तो मैं भी रखता हूँ, तो उसके बिना खाना खाते समय तो ताऊ खाने की तरफ कभी नहीं देखते हैं, फोन को ही देखते हैं। खाना देखने लायक होता भी नहीं है। ये ऐसे करके अपना उस पे अंगूठा ताऊ का चलता रहता है फोन पे, और ये मतलब कई बार लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन सब्जी की जगह चटनियाँ उठा के खा ले और बना के। अगली चिट्ठी, और शायद ये इनकी पहली चिट्ठी है, नेहा पाठक गाज़ियाबाद से। नमस्ते, मेरा नाम नेहा पाठक है, मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, मूल रूप से ब्रजवासी हूँ। 3 ताल के वीडियोस सबसे पहले यूट्यूब पर देखने शुरू किए थे और आजकल अब सुनने लगी हूँ और सच में बहुत मज़ा आ रहा है। फ़ोन को स्पीकर से कनेक्ट करके फ़ोन की वॉल्यूम इतनी लिमिट तक सेट कर देती हूँ कि घर के हर कोने में काम करते हुए मुझे सुनाई दे। बचपन में लाइट चले जाने पर मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे होकर बातें बनाते थे, किस्से सुनाते थे, बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। एक एपिसोड में जासूसी को लेकर बात हुई थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे बचपन से ही जासूसी का बड़ा शौक रहा है और ना चाहते हुए भी 4 लोगों के बीच में होते हुए भी 5वां क्या कर रहा है, इस पर मेरा ध्यान चला जाता है। भगवान की दी हुई इस कला के चलते कभी कभी पति परमेश्वर जब लीला रचने की सोचते हैं तो पकड़े जाते हैं। हर इंसान की अपनी कुछ आदतें होती हैं जो कभी नहीं जाती। मेरे घर के पास एक आंटी जी रहती थी जिनकी अपनी बहू, जो कि एक सरकारी टीचर थी, उससे कुछ खास नहीं बनती थी और अक्सर उनके घर से तू तू मैं मैं की आवाज़ें सुनाई देती थी। आंटी जी की एक आदत थी, वो लड़ते लड़ते घर के बाहर आ जाती थी जहाँ लोग होते थे और वहाँ जाकर अपनी बहू की बुराई करती थी और अपनी बात इस तरह से ख़त्म करती थी कि अब क्या ही करें, जब दूध देने वाली गाय लेके आए हैं तो कभी कभी लात तो खानी ही पड़ेगी। मैं भी अपनी बात को ऐसे ही ख़त्म करती हूँ कि अब क्या करें कि जब 3 ताल सुनना शुरू किया है तो फिर कभी कभी चिट्ठी तो लिखनी ही पड़ेगी। धन्यवाद, नेहा पाठक, गाज़ियाबाद। बहुत बढ़िया लगा, शुक्रिया नेहा जी। कुछ पुराने एपिसोड्स आप और पलटें। सबका वीडियो नहीं है हमारे पास, लेकिन ऑडियो में बहुत मजा आएगा। बिजली जाने की चर्चा है। हाँ। पेट्रोमैक्स, जैसा अजीत जी बोल रहे थे, पेट्रोमैक्स और किरासन वाले विभिन्न ढिवरियों की शेप, साइज, हाँ, उनको बनाने की विधि यहाँ उनको तक रखने की विधि मेंटल कहाँ जो रखें। आता है, यहीं पर मेंटल। तसल्ली बख्श तरीके से बताया गया था। तो आप सुने, और ये बहुत बढ़िया इन्होंने हैक निकाला है, जो मैं बहुत शुरुआत से, मतलब पहले दूसरे एपिसोड से लोगों से कहता आ रहा हूँ कि घर में हर कोने में कि वॉइस। घर के हर कोने में वॉइस, आपके हाथ मुक्त रहे। ये मोबाइल पकड़ करके सुनने वाला जो तस्करा है, ये बहुत मुफीद है नहीं। तो मोबाइल को चार्जिंग पे लगाइए, उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कीजिए और प्रेम से, ये अब आज तुम्हें एक शेर सुना देते तो 125 शेर हो जाता है आज मामला, है ना। तो 125 एपिसोड है, आराम से सुनिए इनको। अगली चिट्ठी है आशुतोष सिन्हा की, और इन्होंने लिखा है कि जय हो, मैंने 3 ताल कब से सुनना शुरू किया ये निश्चित तौर पर तो नहीं बता पाऊँगा,
पर जब से भी सुना बहुत अच्छा लगा और अब तो निरंतर ही सुन रहा हूँ। हास से परिहास से इतर इसको लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स और लोकाचार, खान पान, सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक और आर्थिक माहौल पर चर्चा करते हुए जैसा स्टैंड लिया जाता है वो मेरे विचार से लोक नीति जैसा ही कुछ कुछ लगता है। बाबा का उदाहरण देकर समझाना, ताऊ का यथार्थ परख पर संवेदनशील बात कहना और सरदार का हैदर फिल्म के चुत्सपा जैसा इंटरवीन करना पूरे गोष्ठी को आकर्षक बनाता है। पर मैं प्रशंसक हूँ सरदार का। वो जिस तरह कार्यक्रम की रूपरेखा खींचते हैं या शुरुआती माहौल बनाते हैं वो सुनने में सरल लगता है पर कर पाना मुश्किल होता है। ताऊ के वन लाइनर तो आतंकवाद हैं ही। ताऊ से ननिहाल वाला रिश्ता भी निकलता है। देवघर को एक्सेस रखें तो मेरे मामा सब दुमका, हजारीबाग, कुज्जू, पारसनाथ और धनबाद में बसे हैं। देवघर के शंकर सनीमा में बहुत सारी मारधाड़ और कर्णप्रिय संगीत से भरपूर महान पारिवारिक फिल्में देखी हैं। मूढ़ी, घुगनी और घोरमारा का पेड़ा बचपन की यादों में शामिल है। झारखंड बहुत ही सुंदर और हरित प्रदेश है, वहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। मामा के साथ बिताए प्रारंभिक अनुभव में एक जूते के डब्बे का बाइस्कोप बनाना, बीच में एक बल्ब लगाना और सामने एक छेद कर 1 रुपए के 10 रील पर एक एक कर छेद के सामने रख दीवार पर प्रोजेक्ट करना भी शामिल है। उसी से पहली बार अमिताभ, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन और विनोद खन्ना को देखा समझा। बाद में बहस इस बात पर होती कि अगर विनोद खन्ना ओशो के यहाँ ना जाते या सिन्हा को दबाया ना गया होता तो वो सबसे बड़े नायक होते। बाद में मायापुरी का शौक लगा तो और बेहतर जाना इन लोगों को। नाना जी अंग्रेज़ों के ज़माने के पढ़े थे तो उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी। देवघर के समीप सारवा में एकमात्र अंग्रेज़ी अखबार शाम की बस से उनके लिए आता तो पूरे क्षेत्र में वो इसके लिए भी जाने जाते। वैसे वो आजीवन मुखिया जी भी रहे। अपने बारे में फिर कभी बताऊंगा, पर जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा कि सुनना पढ़ने का विकल्प नहीं है, इसलिए खूब पढ़ें। BTS अपने अनुभव, पढ़ने के अनुभव साझा करें कि अभी वो क्या पढ़ रहे वो भी बताया करें, क्योंकि इतना ज्ञान सिर्फ बातचीत से तो नहीं आता। ऐसे कार्यक्रम बनाने के लिए साधुवाद। मगही में बोले तो गर्दा है। धन्यवाद आपका, आशुतोष सिन्हा। बहुत सुंदर बिंब इन्होंने खींचे और देखिए मतलब झारखंड को जान रहे हैं। पेड़ा वेड़ा सब बता दिए। घुरमारा का पेड़ा क्या घुरमारा, क्या मतलब? घुरमारा एक जगह है क्या? हाँ, पहले क्या होता था, बहुत सिंपल लोग होते थे तो पूरब में ना स्थानों के नाम रख देते थे। बाघमारा, वहाँ पे बाघमारा गया। घोड़मारा में घोड़ा मारा गया। ओके, नाइस, ठीक है। अरे एक स्टेशन है जहाँ कई बार मार दिया गया वहाँ मारा एक स्टेशन है उधर, राजा भात खावा। बहुत सुंदर स्टेशन है, बहुत ब्यूटीफुल स्टेशन है। वहाँ पे राजा ने भात खाया था। बढ़िया है। तो बहुत उसमें घोड़मारा जो है, घोड़मारा के पेड़े बहुत अच्छे होते हैं। और बाकी जगहों के जो नाम बताएं ये सब देवघर के आसपास। ये याद रखना तब आपकी जब जाए देवघर। हाँ, खीर मोहन के साथ में जो मैं आता जिधर से हूँ उधर से खीर मोहन मिलता है। और वो घोड़मारा जो है वो बासुकीनाथ एक जगह है। हाँ, बाबा भोलेनाथ की तरह आपने जिक्र किया है उस जगह का। तो ये तो मंगवा लीजिएगा देवघर तक। हाँ, वो तो आ जाएगा। खाली बोलना है घोड़मारा का ही पेड़ चक्कर में आता हूँ कि नहीं वैसे बच लीन जाए, खीर मोहन में निपटा दे। कुछ पढ़ रहे हैं वो पूछा उन्होंने अगर स्पीच। हाँ, तो अभी व्योमेश शुक्ला बनारस के हमारे रंगकर्मी मित्र हैं, उनकी एक पुस्तक अभी आई है बनारस पे, आग और पानी। तो मैं अभी उसको पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो व्योमेश की पुस्तक है, ये द्वितीय कारक है। उसका प्रारंभिक कारक ये है कि वो बनारस पे एक और पुस्तक है। तो बनारस को अपनी जो देखने की दृष्टि है उसके सापेक्ष में दूसरों की दृष्टि बनारस के प्रति क्या है उसको साथ साथ देखता रहता हूँ, और उसके कंट्राडिक्शंस में मज़ा आता है और उससे भी ज़्यादा मज़ा उसके साझेदारी में आता है। जैसे व्योमेश ने इस बात को बताया है कि कैसे आज जो बनारस बन के खड़ा हो रहा है वो अधिक छिन्न भिन्न है और उस परिकल्पना से बहुत दूर है जो पुरातात्विक दृष्टि से बनारस को देखने के प्रति होनी चाहिए थी। तो हालांकि व्योमेश बहुत समन्वयवादी हैं, वो बहुत कठोरता से इस बात को नहीं कहते हैं, वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं। एक ध्वस्त होते बनारस में अति सकारात्मक व्यक्ति हैं व्योमेश, लेकिन अति सकारात्मक लोग भी विध्वंस को
रेखांकित करते चल रहे हैं अपने गद्य में, ये मुझे थोड़ा सा तसल्ली भी देता है कि नहीं ठीक है, हमारे अकेले की बीमारी ना आई है। आप कुछ पढ़ रहे हैं? पढ़ तो रहा हूँ, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। दीवान मुझे चिरकीन की अरे उपलब्ध करा दी केतन, हमारे भाई हैं बाबा के सहकर्मी, तो उन्होंने लखनऊ से मंगवा दी है। वो तो मुझे भी चाहिए। तो अब उसको पढ़ना जो है वो वो काफी, उर्दू में है, लेकिन वो हाँ आपको उर्दू अंग्रेजी- में? हाँ। हाँ उर्दू में है, पर ऐसा काफी पता चला है कि हिंदी वाला मिल जाएगा। काफी कठिन भी है। थोड़ी देर के बाद में तो वन बास कम्स। मुझे तो वो हमेशा, मतलब मैंने टुकड़ों में पढ़ा तो वो चरणामृत की तरह ही छोटा छोटा प्राप्त हुआ है, कभी भी बल्क हाँ, में तो नहीं। मुझे भी ऐसा ही था ना। तो मुझे उसने एक दिन ऐसे बातचीत में उसने कहा कि उपलब्ध हो सकता है, मैं मंगवा सकता हूँ। तो वैसे- उन्होंने पब्लिशर से ही मंगवाया, मतलब लेके आए, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया है, आधे तक पहुंच चुका हूँ। चिरकीन के बारे में चरणामृत कितना गलत शब्द प्रयोग है। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ निवेदिता मेनन की, और काफ़ी समय से पेंडिंग है वो, मेरा पढ़ना था, सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट। हाँ, उसका हिंदी मैंने पढ़ा है, उसकी मैंने समीक्षा भी लिखी है। नारीवाद का नज़रिया, नारीवाद, ऐसा ही कुछ हाँ। है। तो वो ये मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है अगर आप एक बिगिनर के तौर पर फेमिनिज़म को समझना चाहें। और उन्होंने आर्ग्यू उसमें ये किया है कि फेमिनिज़म की तानाशाही, जैसे कुछ लोगों ने शब्द दिया, या अधिनायकवाद, उसके बजाय समाज में एक चरणबद्ध, एक क्रमिक बदलाव के पक्ष में वो आर्ग्यूमेंट है। अभी मैं बीच में हूँ, पूरी नहीं पढ़ी है, पर वो देखिए 3 कितनी मुख्तलिफ किस्म की किताबें निकल के आई। एकदम अगली चिरकीन किताब 3। हाँ, अगली चिट्ठी है वकार खान की, ठाणे मटन राष्ट्र से। तो ये आपने जो महाराष्ट्र को मटन राष्ट्र कर दिया और रायबरेली जैसे को आपने लाइब्रेरी। लाइब्रेरी किया है। जय हो ताऊ बाबा और सरदार, मेरा नाम वकार है और मैं महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले का रहने वाला हूँ। 1 साल से 3 ताल सुन रहा हूँ और बहुत इन्जॉय करता हूँ। मैं बार बार सुनने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन जब मौका मिलता है तो सुन ही लेता हूँ। आप तीनों की केमिस्ट्री कमाल है। मेरी शुभकामनाएं आपको 100 एपिसोड पूरे करने के लिए, और दुआ है कि ऐसे ही और 100 आप मारते रहें। मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से जो कुछ बन पाया वो लिख के दे रहा हूँ। उम्मीद है आप लेटर को शामिल करेंगे। आगे भी लिखने की कोशिश करूँगा और हिंदी ठीक करके। आपका वकार खान, मटन राष्ट्र। वकार भाई, आपकी हिंदी अच्छी है। हाँ, टाइपिंग जरूरी नहीं है सबको आए। बिल्कुल। और 100 की बात इन्होंने कही है, और वो 125वें एपिसोड में आई है जब बाबा विदाई ले रहे हैं। तो अब वो होंगे या नहीं होंगे, ये आप लोगों पर ही निर्भर करता है, वो आपको चिट्ठियों में बताना है। अगली चिट्ठी गया से है और ये गुमनाम चिट्ठी है एक। जय हो बाबा, ताऊ और सरदार यानी देसी बतासे को सादर प्रणाम। मैं रहने वाला गया बिहार का हूँ, पर अच्छा, बतासा। हाँ, ओ, बाबा ताऊ सरदार BTS को बतासा किया उन्होंने। तो बहुत वो बढ़िया। हाँ, एक नेताजी भी एक जगह चुनाव प्रचार में कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे देश को, हमारे विधानसभा को ज़रूरत है बिपाशा की। तो वो बोलते क्या बोल रहा है ये नेताजी, जेल में अंदर जाए। बोले नहीं, बिजली पानी सड़क। हाँ। तो चिट्ठी है, मैं रहने वाला गया बिहार का हूँ, पर अभी पुणे में लगभग सेटल्ड हो चुका हूँ। JNU से पढ़ा, विभिन्न स्थानों पर नौकरी किया, और अभी बिटिया के साथ घर पर रहकर उसे बड़ा होता देख रहा हूँ। किताबों का बहुत शौक़ है और जैसी विश्वविद्यालय की ट्रेनिंग हासिल हुई, बदकुचन और बदकही में अच्छा खासा अनुभव भी है। 3 ताल मज़ेदार अनुभव है। सबसे अच्छी बात जो लगती है कि सब एक दूसरे को बात पूरी करने का मौका देते हैं और पूरा सुनते हैं एक दूसरे, वरना आजकल ये सब दुपट्टे और लंगोट की तरह प्रचलन से लगभग गायब हो चुका है, एक दूसरे को सुनना। ज्ञान का विस्तार, बहुत सही है कि हाँ, दुपट्टे और लंगोट की तरह। ज्ञान का विस्तार चर्चा परिचर्चा और पढ़ने लिखने से ही होता है। आप सब वैसे माहौल में सक्रिय और कार्यरत हैं जहाँ ये सब हर दिन की बात है, इसलिए आप सबको सुनना अच्छा लगता है। सरदार का मारक पीजे, बाबा का नेपथ्य से पथ्य तक का विस्तार से वर्णन, और ताऊ का 1-2 लाइन में व्यंग्यात्मक तरीके से समेट देना इस पॉडकास्ट को हर दिल अजीज़ बनाए रखता है। वैसे तो बहुत सारे और भी पॉडकास्ट सुनता हूँ, जैसे अमित वर्मा का द सीन एंड द अनसीन, प्रणय का पुलियाबाजी, द ग्रेट इंडियन तमाशा, इरफान का गुफ्तगू, नितिन का पढ़ाकू नितिन, तक्षशिला इंस्टीट्यूट का ऑल थिंग्स पॉलिसी, और लल्लन टॉप। टीवी नहीं देखता, इसलिए नेटफ्लिक्स और प्राइम से उस तरह से जुड़ा भी नहीं हूँ। फिर बिटिया को एक माहौल भी देना है तो थोड़ा नियंत्रण बनाए रखता हूँ। 3 ताल में वैसा कुछ नहीं है जो विस्मित कर दे,
पर एक सुकून तो ज़रूर है जो आपको जोड़े रख सके। दरअसल 3 ताल जैसा कुछ कुछ हम सब की ज़िंदगी में घर, परिवार, दोस्त, ऑफिस, सोसाइटी, कॉलेज, नुक्कड़, गली, बगीचा में होना चाहिए था, पर नहीं होता। इसलिए यह देखना अच्छा लगता है। विषयों पर एक ठहराव देते हैं आप सब, गंभीर विषयों पर एक हास्य और कटाक्ष वाला नज़रिया। बहुत एकेडमिक पक्ष नहीं होता, पर एक पक्ष होता तो ज़रूर है। हम लोग सबसे एक साइड लेने की उम्मीद लगाए रखते हैं, इसलिए हर एपिसोड में निराश तो होते हैं, पर धैर्य से सुनकर उस पक्ष को भी स्पेस देते हैं जो लगभग न्यूट्रल बनाता है इस पॉडकास्ट को। निर्णय लेने की जल्दबाजी के दौर में आप रुकने और सोचने समझने की बात करते हैं। दिखावे के वक्त में आप देखने की बात करते हैं। बोलने के बजाय सुनने और रोने के समय हंसने की बात करते हैं। मौत जैसे टॉपिक को भी जो सरल और स्वीकार्य बना दे, वो तो सच में विरल ही होगा ना। देहाती बना देते हैं आप हर ओवर द टॉप मसले को। उसका ऐसा सरलीकरण कर देते हैं जैसे सामुराई काटे तरबूज को। ताऊ की सुने तो इतना सीरियस नहीं होने का ज़िंदगी में, और सरदार की माने तो काल्पनिक पात्रों से वो सब बुलवा दें जो खुद बोलना चाहते हों। पर बाबा का जो वर्णन है, या कहें कैरिकेचर खींचना है, वो इमेजिनेशन को ट्रांसपोर्ट कर देता है शादी के मंडप में, मैयत में, भोज में और खेत खलिहान में। रोज़ी नाम वाले को रोज़ पसंद आए ऐसा नहीं बोल सकते, वैसे ही 3 ताल सबको हंसाए गुदगुदाए ऐसा नहीं बोल सकते। उम्दा प्रयोग है, पर जहाँ मार्केट तय करता हो चेंज को, टेस्ट को, आपके हमारे मेन्यू को, वहाँ इससे ज़्यादा स्नेह नहीं रख सकते। बुद्ध बोले हैं ना, आसक्ति और आकांक्षा दुखों का मार्ग है, तो थोड़ा नियंत्रण रखें अपनी भावनाओं पर। गया से हैं तो बुद्ध और विष्णु पर इतना पकड़ तो रखते ही हैं। द अल्केमिस्ट में एक शब्द आता है मकतूब, यानी लिखा हुआ, तो आगे का भावार्थ समझ जाएं। बने रहे तो फिर लिखेंगे। जय हो। जय हो। जय हो। कमाल की पांति। हाँ, बहुत सुंदर, कमाल की। और क्या आद्योपांतिकरण इन्होंने किया है 3 ताल का। और जो एक चीज़ इन्होंने एकदम बरक्स 3 ताल एकदम दुरुस्त फरमाई, वो ये है कि 3 ताल विस्मयाधिबोधक नहीं है। किसी तरह का विस्मय क्रिएट नहीं करता है। और 3 ताल की परिकल्पना ही ये थी कि ये विस्मयाधिबोधक ना हो, ये सरलता से बिंबों को सबके प्रति सुग्राह्य रखते हुए सामने ले आने की प्रक्रिया रही। तो क्योंकि विस्मय के लिए तो हमारी वेबसाइटें हैं, हमारे चैनल हैं, हर क्षण वहाँ पे कुछ टूट रहा होता है, फोल के बाहर आ रहा होता है, दरकते हुए कांच, चमकते हुए हीरे, लहकते चीखते चिल्लाते हुए तमाम सारे एंकर, अतिथि और तरह तरह की आवाज़ें, तरह तरह का म्यूज़िक। इस क्रंदन को आप केवल टीवी पे ही नहीं पाते हैं, यह आपके चारों तरफ ऐसा ही है। और जब चारों तरफ ऐसा ही हो तो ये बहुत तीखी मिर्च वाले समोसे को खाते हुए गुड़ और इमली की मीठी चटनी के जैसा एक मीठा और सरल आनंद और सुख देता है 3 ताल। तो ये बहुत सही पकड़े हैं। मुफ्त का क्रंदन कर अभिनंदन। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। और इन्होंने लेकिन बहुत अच्छा समेटा है। लगभग कभी कभी होता है ना कि 3 ताल के चरित्र को कोई समझा दे, तो इन्होंने समझा दिया है लगभग। एकदम लग रहा है कि प्रश्न दिया गया था कि 3 ताल का चरित्र चित्रण करो और इन्होंने एकदम यूपी बोर्ड कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज लाइब्रेरी अनुक्रमांक फला फला फला, वो एकदम बहुत बढ़िया। प्रश्न 2 खा। और गया के हैं और एकेडमिक आदमी भी हैं, तो सब कुछ दिख रहा है। अगली चिट्ठी है रायपुर छत्तीसगढ़ से केडी जी की। नाम नहीं बताया, सिर्फ केडी लिखा है। जय हो कमलेश जी, मिश्र जी और बाबा। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से केडी। आप लोगों को पॉडकास्ट करते सुनकर अक्सर लगता है कि मैं होता इनके साथ तो मैं भी ऐसा कुछ विचार रख ही देता, लेकिन तभी फिर बाबा अपने वाक्पटुता से एक बहुत लंबे वाक्य के साथ एक रैंडम सी चर्चा को एक दार्शनिक मोड़ देकर आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनकी जनमानस की समझ को सुनकर मुझको लगता है कि इस बंदे ने ज़िंदगी कितनी ज़मीन से जुड़कर देखी है, और इस बात का अचरज भी होता है कि कितनी सारी दुनिया देख रखी है, वो भी इतनी कम उम्र में। सुनने वाले ये सोच रहे होंगे कि बाबा की भी कोई उम्र होती है, वो तो बस बाबा हैं।
बाय द वे, बाबा को 42वें वर्षगांठ की दिवंगत बधाइयाँ। अब बिलेटेड को दिवंगत बोलने की कोशिश आप लोगों की बदकही सुनने का ही नतीजा है, या यूँ कह लें बहुत सही। कि और भी टीचर्स हैं ज़माने में 3 ताल के सिवा। बाबा, मैं आपका ऑलमोस्ट हम उम्र हूँ, पर पहले आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट पर सुना, बहुत बाद में कभी वीडियो में देखा, और तब तक आपके लिए सम्मान बहुत बढ़ गया था। इतना बढ़ गया था कि आपको हमेशा एक विद्वान चाचा जी के तौर पर देखा। बाद में आपकी उम्र की जानकारी किसी एपिसोड में अचानक हुई, शायद जब आप लोग विश्व रुग्ण दिवस जैसे किसी कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे थे। खैर, आप इसको अन्यथा न लेकर अपने एक फ़ैन बॉय का प्यार समझिए। ये फ़ोन पर टाइप करते हुए अपनी भाषा के प्रति प्रेम जो आप लगभग भूल चुके होते हो वो याद आता है। वैसे ये गूगल कीबोर्ड अद्भुत चीज़ है, एकदम चौकस, नहीं तो मुझसे कोई लिखवा ले इतना हिंदी में। वैसे हिंदी में डिस्टिंक्शन वाले नंबर थे 10वीं 12वीं में। आज कितने सालों बाद किसी को हिंदी में पत्र लिख रहा हूँ। इस प्रेरणा के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग जो पत्र लिखे जा रहे हैं, आशा करता हूँ कि कभी संकलन की तरह पढ़े और सुनाए जाएंगे। ये कहकर मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे दूसरे 3 तालियों से बिना मिले भी एक भाईचारा सा बन गया है। मज़ा आया इतना लिखकर, और लिखा जाएगा गुरु। वागपटुता से याद आया कि मिश्र जी बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं, और मैंने आपको सरदार इसलिए नहीं बुलाया कि जब आपसे मिलेंगे तो आपको भाई बुलाना पसंद करेंगे। आप में कितना ठहराव है, या सिर्फ आपके पॉडकास्ट के दौरान मॉडरेटर की कोशिश वाले रोल को सुनकर लगता है, यह तो आपसे आपके बहुत से अन्य काम देखकर, पढ़कर, सुनकर पता चलेगा। बट सीरियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप तीनों से निवेदन है कि आप लोगों के पिछले कामों का ब्यौरा किसी पॉडकास्ट में फुर्सत से दें। कमलेश जी के बारे में कुछ लिख सकूं, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। उनकी पॉलिटिक्स की तरफ जो नज़रिया है उसकी तरह ऑब्जर्वर बने रहना चाहता हूं। वैसे सभी 3 तालियों की तरह उनके सटायर का फ़ैन हूं। अनगिनत कबर बिज्जुओं की कहानियां सुनने के इंतज़ार में, आपका अपना 3 तालिया, केडी रायपुर से। बहुत बढ़िया पत्र केडी बाबू लिखे हैं। और गुरु, आप जबौ देखे या जबौ सुने, लेकिन आप फ़ैन नहीं, आप भाई हैं। हम लोग हम उम्र हैं, और हमको बोलने की बीमारी है। दुनिया दरअसल आपने और हमने बराबर देखी है। हम बोलते रहते हैं, जो देखते हैं कुछ अंदर रखते नहीं हैं, बोलते रहते हैं, बस इतना ही है। उसमें कोई जन्मेजता नहीं है। आपने दुनिया पी बहुत है। कैपेसिटी होती है पीने की। दुनिया ब्रांड का तो कुछ नहीं आता है। नहीं दुनिया में जहाँ जाना, दुनिया तरल है ना। इट्स ऑल लिक्विड। हाँ, अगली चिट्ठी। केडी वैसे 2 ही होते हैं, कौशिक डेका जो छत्तीसगढ़ में नहीं होते, और कपिल देव जो होते हैं। मैं गैस कर रहा हूँ, अगर सही हुआ तो अगली बार हमें हिंट देना आप। ठीक है। वैसे केडी कुलदीप भी होता है। नहीं, हाँ, गलत है ना, मतलब एक नाम को तोड़ के बना लिया। हाँ, तोड़ के नहीं बना सकते। केडीएम हो गया आपका मामला। ठीक है। शुभम बैठा हुआ है आज बतौर प्रोड्यूसर, उसको लग रहा है कि 125वां हो रहा है, इसके बाद पता नहीं कितना लंबा ब्रेक होगा, कब 126वां आएगा भी या नहीं आएगा, तो ये देखना चाहता था। तो शुभम नॉर्मली हमारे साथ स्टूडियो में नहीं बैठता है, बट आज प्रोड्यूसर साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और कॉपी पेन लेकर नोट कर रहे हैं कहाँ कहाँ एडिट करना है। अगली चिट्ठी है, स्यूडो नेम है ये, ग्रूट, जो मार्वल का एक कैरेक्टर है ना, जो पेड़ होता है। ताऊ बाबा और सरदार, आई एम ग्रूट। ताऊ बाबा और सरदार की जय हो जय हो जय हो। ये मेरी पहली चिट्ठी है और मैं सूडो नेम ग्रूट के नाम से चिट्ठी लिख रहा हूँ, इसी नाम से आगे भी लिखूंगा। कई एपिसोड में ताऊ और बाबा की ओर से रिक्वेस्ट किए जाने के बावजूद भी ऑडियो में चिट्ठी नहीं भेज पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ जब मैं स्वयं सुन रहा हूँ तो मुझे भी संतुष्टि नहीं हो रही। अभी आत्मविश्वास नहीं आ रहा, लेकिन शायद भविष्य में ऑडियो में चिट्ठी भेज सकूँगा। खैर, 2022 में जो मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छी बात हुई है वो है 3 ताल, और यह अतिशयोक्ति नहीं यथार्थ है। आई एम ग्रूट। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मैं 3 ताल मेरे पिताजी के साथ सुनता हूँ, और यकीन मानिए इस तरह से और इतना अधिक मैंने अपने पिताजी को हंसते हुए कभी नहीं देखा, और मेरे लिए इससे सुखद कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बाबा के बिंब सुनते सुनते पापा नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं, और उस समय मैं तुरंत ही 3 ताल पॉज कर देता हूँ। जो पापा बताते हैं उसे सुनता हूँ और चर्चा भी करता हूँ, और जब कभी कोई पॉप कल्चर का रेफरेंस आता है तब मैं 3 ताल पॉज करके पापा को स्थिति से अपडेट करता हूँ। बेहतरीन, क्या बात। जब कुम्हार और कुम्हार के चाक से जुड़ी बातें हुई
तब पापा ने अपने बचपन से जुड़ी यादें बताईं और सबसे ज़्यादा मज़ा तो आया जब 104वें एपिसोड में रामलीला की बातें हुई। पापा का वो फेवरेट एपिसोड है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमारे गांव में कुछ बीघे सरकारी ज़मीन है जो कि रामलीला कमेटी के नाम से है। ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि वो स्वयं उस खेत पर खेती करें या फिर उस खेत को ठेके पर देकर उससे धन अर्जित करे और उस पैसे से हर साल रामलीला कराई जाए। ये बहुत ही अद्भुत है और ये परंपरा अभी तक चली जा रही है। हमारे गांव में अभी भी हर साल रामलीला होती है, पर सबसे ज़्यादा हम लोग हंसे एपिसोड नंबर 118 में, जब बाबा ने घुटना स्पर्श प्रणाम, मेले से पिपीहिरी बजाते वापस आते हुए बच्चे और काहिल रिश्तेदारों के बिंब प्रस्तुत किए। इस पूरे एपिसोड में पापा लगातार हंसने का ही काम करते रहे। 120वें एपिसोड में कलम पर बात, हंसने का काम करते रहे ये भी चल पड़ा है। 120वें एपिसोड में कलम पर बात हुई। इससे जुड़ी एक दो बातें कहना चाहता हूँ। फाउंटेन पेन मेरी जुड़ी बचपन की यादों से जुड़ी हुई है। बचपन में ही जब मैं कक्षा 4 में था तब पापा ने मुझे 2 फाउंटेन पेन और चेलपार्क की इंक ला करके दी थी। लेकिन अब ये रियलाइज़ करके बहुत दुख होता है कि 2014 में चेलपार्क ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है। फाउंटेन पेन से लिखना अपने आप में एक बड़ा ही सुखद और संतोष भरा अनुभव होता है। जिन 3 तालियों ने अभी तक फाउंटेन पेन से नहीं लिखा वो एक बार अवश्य ट्राई करें। भले ही अपने नोट्स ना लिखें, लेकिन अगर डायरी या जर्नल लिखते हैं तो कोशिश करें कि फाउंटेन पेन से लिखें। बाबा की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि लैमी सफारी बहुत ही अच्छा पेन है। कॉलेज में मेरे एक प्रोफेसर फाउंटेन पेन के शौकीन थे, उनके पास मैंने देखा है, एक बार इस्तेमाल भी किया है। लैमी सफारी को बिगिनर्स फ्रेंडली फाउंटेन पेन बोला जाता है, लेकिन तब भी यह एक भारतीय छात्र छात्रा के बजट में शायद फिट नहीं बैठेगा। इसलिए मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। आप प्लैटिनम की तरफ से आने वाला प्रेपी फाउंटेन पेन यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी स्मूथ है, लगभग 350 रुपये में ऑनलाइन उपलब्ध है। हालांकि एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये पेन कन्वर्टर के साथ नहीं आता, तो कार्ट्रिज आपको सिरिंज से इंक में भरनी पड़ेगी या अलग से कार्ट्रिज खरीदनी पड़ेगी। चेलपार्क के बंद होने के बाद मैं पार्कर की इंक इस्तेमाल करता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी और अफोर्डेबल भी। एक बात और, कोई भी फाउंटेन पेन खरीदने से पहले एक बार अपनी रिसर्च भी ज़रूर कर लें। आगे भी लिखने के वादे के साथ, जय हो। आई एम ग्रूट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। बहुत सही, बहुत बढ़िया पत्र। और सबसे मजेदार ये है कि पिताजी के साथ सुनाते हैं, और ये जो अमलगमेशन है ना, जिसमें कि 2 पीढ़ियों के रेफरेंसेस, ये कभी दास्तान सुनते हैं और ये कभी दास्तान गो होते हैं, तो ये बहुत कमाल है। और हम पॉज होते हैं। ये जो 5 लोग 3 ताल कर रहे हैं ना, ये कमाल है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। एक कलम लैमी की तरह ही एक जर्मन कंपनी है डिप्लोमेट, तो उसका एक कलम मैं आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन कलम है। तो थोड़ा सा मतलब इन्होंने जो प्लेटिनम वाला बताया है पेपी, उससे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अच्छा कलम है। ठीक। अगली चिट्ठी है सार्थक की, विटा महाराष्ट्र से, मुंबई चैप्टर। बाबा ताऊ सरदार, सभी 3 तालियों को जय हो। मैं सार्थक AK बॉर्न विटा, उम्र 20 साल। पिछले पत्र में मैंने मेरी उम्र गलती से 21 लिख दी थी। उम्र 21 साल की ध्वन्यात्मकता से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने वही लिख दिया। वैसे 21 साल का पड़ाव पार करते हुए ही बहुत से द्वार इंसान के लिए खुल जाते हैं। इट मार्क्स द लीगल एज फॉर मैरिज एंड लीगल एज टू ड्रिंक इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। आजकल तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी 21 से कम वाले लोगों को कार्ड्स इश्यूज़ नहीं करती हैं। मैं कितने समय से राह देख रहा हूँ कि कब मेरा 21 साल कंप्लीट होगा और मैं इन सुविधाओं का लाभ उठा पाऊँगा। मैं आपको ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके लिए कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी आप इतनी आतुरता से राह देखते थे, और 21 साल की नवैयत के बिंब पर एक चर्चा चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं सिनेमा के विषय पर। मेरे बचपन में सिनेमा का एक्सपीरियंस हमारे शहर के भैरवनाथ थिएटर तक सीमित था। एक बार प्रसाद थिएटर में देखे हुए IPL मैच की भी याद है। बचपन में बड़े भाई के साथ मूवीज़ देखे, उनमें ज़्यादातर आमिर खान की मूवीज़ थीं। अकेली देखी हुई पहली मूवी थी SRK की दिलवाले। लेकिन जब से मैं पुणे शिफ्ट हुआ हूँ तब से पूरी दुनिया के कंटेंट से एक्सपोज हुआ और उन सब में रुचि बढ़ती गई। सो आई वुड लाइक टू से फ्रॉम दिलवाले टू टॉप गन, मैवरिक वी ग्रू अप। नो ऑफेंस फॉर दिलवाले। टॉप गन मैवरिक एक फिल्म का वो है। हाँ। पर ये ग्लोबल सिनेमा का एक्सपोजर बहुत ही अच्छा प्रभाव लाता है इंसान के आचरण में, ऐसा मुझे लगता है। रिसेंटली ही मैंने 3 ताल का 100वां एपिसोड सुना और देखा। आतुरता से 200वें एपिसोड का इंतज़ार कर रहा हूँ। सार्थक, विटा महाराष्ट्र, मुंबई चैप्टर। इन्होंने पहले भी विटा बिल्कुल विटा से लिखा है। बॉर्न विटा। तो 3 ताल में हमको लगता है कि अब
एक ब्रेक का समय हो गया है, वो लंबे वाले ब्रेक का नहीं, इस एपिसोड वाले ब्रेक का जी। और उसके बाद आगे की पाती और कुछ बातचीत। इन्होंने जो 21 साल वाली वो बात कही है उस पर एक लाइन कुछ कह दीजिए कि 21 साल की नवैयत क्या है, जैसे वो जो 20 भी जब नहीं ये है और 22। 21 सोच रहे थे ना, तो ये तो शुभांक वाले उसमें रहे 21 वाले में, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न उसमें किया कि आपके लिए वो कौन सा अंक है। मेरे लिए वो अंक, मैं कई बार सोचता हूँ कि 50 का है, कि मैं चाहता हूँ कि मैं 50 का हो लूँ और 50 का हो करके मैं पत्रकारिता से मुक्त होना चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर कुछ और करने का मन है, और जो लालसा है वो ये है कि जीवन में क्या कभी ऐसा समय आएगा जब स्वस्थ भी हों, सक्रिय भी हों और नौकरी ना हो, तो उसका आनंद लेना है। जब कोई बताए कि आज संडे है तो लगे अच्छा संडे है। आप बोलेंगे तो तब भी एक स्टूडियो में रेडी रखूंगा। नहीं, पर बाबा की देखो मीनिंग ऑफ लाइफ होता है 42, सार्थक है 21 के, हाँ, हाफ द वे, और बाबा है 42, हाँ, राइट देयर। यही 2 स्वीट अंक हैं सार्थक। हाँ, ये बात सही है कि एकदम ये अर्धकुमारी आ गए हैं और हम वैष्णो देवी पहुंच गए हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर और दूसरी चिट्ठियाँ हैं।